क्या उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य के लगभग 13,000 मदरसों पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मदरसों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं और बताया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अवैध मदरसों की संख्या लगभग 13,000 है, जिनका निर्माण अरब देशों से मिली फंडिंग के जरिए हुआ है और ये सभी मदरसे पिछले 2 दशकों में बनाए गए हैं। यानी पिछले 20 साल में हजारों की संख्या में मदरसे उत्तर प्रदेश में बन गए हैं। इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिन 7 जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती है, उन जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों का संचालन हो रहा है और यहां हर जिले में अब भी 500 या उससे भी ज्यादा अवैध मदरसे सक्रिय हैं। और ये 7 जिले कौन से हैं, ये भी आप जान लीजिए। ये हैं बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। एसआईटी का आरोप है कि जब इन जिलों में अवैध मदरसों की जांच हुई तो इन मदरसों के संचालक ये नहीं बता पाए कि उन्हें इन मदरसों के निर्माण और संचालन के लिए ये चंदा कहां से मिला, यानी पैसा कहां से आ रहा है, ये बता नहीं पाए। और इसके बाद जब इन अवैध मदरसों से जुड़े लोगों की जांच की गई तो यह बात पता चली कि इन मदरसों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपया अरब के मुस्लिम देशों से भेजे गए और ये सभी मदरसे ऐसे हैं जिनका निर्माण वर्ष 2000 के बाद हुआ है। यानी पिछले 20 से 25 वर्षों के 24 वर्षों के अंदर अंदर ये सारे मदरसे बने हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के कुछ लोग एसआईटी की इस रिपोर्ट को भी मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, इस्लाम विरोधी बता रहे हैं और इस मामले में धर्म को मुद्दा बनाकर एसआईटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसको यह कोशिश की जा रही है कि यह लागू ही ना हो, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये 13,000 मदरसे अवैध हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और यह क्यों जरूरी है वो आप आज कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। एक अनुमान के मुताबिक अभी प्रत्येक मदरसे में 140 बच्चे पढ़ते हैं औसतन, और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों में लगभग 18 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या पढ़ाया जाता है, इन्हें पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, क्या वो क्वालिफाइड भी हैं कि वो अध्यापक बन सकें, और इन बच्चों को किस सिलेबस के तहत पढ़ाया जा रहा है, इनका सिलेबस क्या है, ये किसी को नहीं पता। इसकी निगरानी हो ही नहीं पाती और इसीलिए इन अवैध मदरसों पर एसआईटी ने अब ताला लगाने की सिफारिश की है। वर्ष 2021 और 22 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 15,662 है, जिनमें 12,791 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और 2,313 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 558 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। यानी कुल मिलाकर अभी फिलहाल लगभग 15,500 मदरसों के बारे में ही उत्तर प्रदेश की सरकार को जानकारी है। लेकिन सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 40,000 तक बताई जाती है और ये जो बाकी के मदरसे हैं ये अवैध मदरसे हैं जिन्हें आजाद मदरसा भी कहा जाता है। और एसआईटी ने ऐसे ही 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, क्योंकि इन पर ना तो सरकार की कोई निगरानी है, ना सरकार के कोई नियम कानून इन पर लागू होते हैं। सरकार को तो शायद यह भी नहीं पता कि ये मदरसे कहां हैं और कैसे चल रहे हैं। यहां बड़ी बात यह है कि इस समय हमारे देश में कुल 3 श्रेणी के मदरसे हैं। पहली श्रेणी में मदरसे वो हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की आर्थिक मदद से होता है। यानी ये तो वो मदरसे हैं जिनके लिए हमारी सरकारें ही पैसा दे रही हैं। दूसरी श्रेणी के मदरसे वो हैं जिन्हें सरकार से मान्यता मिली हुई है, लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय से मिलती है। और तीसरी श्रेणी के मदरसे वो हैं जो ना तो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, ना ही उन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है और ना ही वो सरकारी रिकॉर्ड में है। और ऐसे मदरसों को आजाद मदरसा कहा जाता है, जहां बाकी विषयों की पढ़ाई ना के बराबर होती है और सिर्फ धार्मिक विषयों के बारे में ही छात्रों को दिन रात पढ़ाया जाता है। और मदरसा और सरकार इन मदरसों को किसी भी तरह से इन पर कोई निगरानी नहीं रख पाती और उसे कभी कभी तो यह भी नहीं पता चलता कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं
वो बच्चे कौन हैं, उन्हें कौन लोग पढ़ा रहे हैं और इन बच्चों का सिलेबस क्या है, इसके बारे में भी सरकार को कोई जानकारी नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज जब हमारी टीम महाराजगंज, बहराइच और पीलीभीत के कुछ अवैध मदरसों में गई तो इनके संचालकों ने हमसे यह कहा कि अगर कोई मुसलमान मदरसों का निर्माण करने के लिए अरब देशों से पैसा भेज रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म में यह बताया गया है कि मुसलमानों को अपनी आय का एक हिस्सा धर्म के लिए दान में देना चाहिए। हम पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के डॉन शाहजहां शेख की बात करेंगे, क्योंकि आजकल पूरे देश में शाहजहां शेख की बात चल रही है और शाहजहां शेख की अकड़ अब टूट चुकी है। 29 फरवरी को जब पूरे 55 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था, तब वो कुछ इस तरह से अकड़ कर चल रहा था जैसे उसे किसी बात का कोई डर नहीं, और शायद वो यही सोच रहा था कि कानून और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये देखिए आप, जब पहली तस्वीर उस दिन आई थी 29 फरवरी को, तो जरा चाल देखिए शाहजहां शेख की आप, किस अकड़ में वो चल रहा है। पुलिस दूरी बनाकर पीछे चल रही है। पुलिस ऐसा लग रहा है जैसे उसे गिरफ्तार करके नहीं लाई बल्कि उसकी सुरक्षा में लगी है। अकड़ देखिए आप इस आदमी की, और इसकी जो चाल है वो ये बता रही है कि इसे पूरा विश्वास है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कल जब पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने इस अपराधी को सीबीआई को सौंप दिया, जब इसकी कस्टडी सीबीआई के पास आ गई, जो कि केंद्रीय एजेंसी है जिस पर पश्चिम बंगाल का जोर नहीं चलेगा, वहां की सरकार का, तब इसकी सारी अकड़ निकल गई। और इन तस्वीरों को आज जब ब्लैक एंड व्हाइट में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब किसी अपराधी को सत्ता का संरक्षण मिलता है तो उसे किसी बात का कोई डर नहीं होता। उसका जो पूरा शरीर है, उसका बॉडी लैंग्वेज इस बात की गवाही देता है। उसके कंधे झुकते नहीं है, वो सीना चौड़ा करके चलता है, जैसा पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। सीना चौड़ा करके यह अपराधी चल रहा है। उसकी अकड़ साफ दिखाई देती है। लेकिन जब सत्ता का यह संरक्षण समाप्त हो जाता है, उसके सिर पर जो हाथ रखा हुआ है सत्ता का, जब वो हट जाता है तो यह अकड़ भी टूट जाती है, कंधे झुक जाते हैं। और यही जो बड़ी बहादुरी से चलकर आ रहा है सीना चौड़ा करके, वही आपको एक डरपोक अपराधी दिखने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो कानून से बड़ा नहीं है और उसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। इन तस्वीरों को आज आप देखिए। असल में ये तस्वीर लोकतंत्र को दर्शाती हैं। ये तस्वीर बताती हैं कि जब राज्य सरकार बचाना चाहती है और अदालतें और केंद्रीय एजेंसी इंसाफ करना चाहती हैं तो क्या होता है। अब हम आपको एक वीडियो विश्लेषण की मदद से यह बताएंगे कि आज जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे तो क्या हुआ, और उन्होंने आज वेड इन कश्मीर का विचार भी लोगों के बीच में रखा है और कहा है कि भारत के लोगों के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग का नया डेस्टिनेशन अब कश्मीर होना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि वो जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो अब इसमें सफल हो गए हैं। मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी। आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं। जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार
हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए, उनकी स्पीच सुनने के लिए आए हैं यहाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्राम्स को अवाम के नाम वक्फ करें। स्टेडियम के हर हिस्से से, हर पार्ट से, हर भाग से जोरदार तालियां इस लम्हे के लिए। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त। मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे। हम आपको एक बड़ी नई और अनोखी खबर दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब आपको हम बालों की स्मगलिंग के बारे में बताएंगे। और ये एक ऐसी खबर है जो आपको आज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नई तरह की ये स्मगलिंग है। आपने गोल्ड की स्मगलिंग सुनी होगी, दूसरी जो कीमती वस्तुएं होती हैं उनकी भी स्मगलिंग के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि आपके सिर पर जो बाल हैं उनकी भी स्मगलिंग होती है? क्या यह भी संभव है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बालों की अवैध तस्करी के लिए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया है जो 12,000 करोड़ रुपए का रैकेट है। और इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है। ईडी के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ ट्रेडर्स यानी कुछ व्यापारी शेल कंपनियों की मदद से अवैध तस्करी कर रहे हैं बालों की। और ये बाल हैदराबाद से मिजोरम और फिर मिजोरम से म्यांमार के रास्ते चीन, बांग्लादेश और वियतनाम भेजे जा रहे हैं। ये रूट आप देख लीजिए। ये हैदराबाद से चलते हैं, उसके बाद ये म्यांमार तक पहुंचते हैं और म्यांमार से फिर ये चीन जाते हैं, फिर ये वियतनाम जाते हैं और ये बांग्लादेश जाते हैं, मिजोरम होते हुए। इस मामले में ईडी ने मिजोरम से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से बालों को म्यांमार पहुंचाता था। इसके बाद म्यांमार से ये बाल चीन जाते थे और ये पूरा रैकेट हवाला और चाइनीज बैटिंग एप्स के जरिए ऑपरेट करता था। सरल शब्दों में इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग भारत से अवैध बालों की तस्करी कर रहे थे और जो लोग चीन से इन बालों को खरीद रहे थे, वो पैसे का लेन देन या तो हवाला के जरिए करते थे या ये लेन देन चाइनीज बैटिंग एप्स की मदद से होता था। और इसमें भी हवाला के जरिए 8,000 करोड़ रुपए के बालों की तस्करी हर साल होती थी। सोचिए, हर साल 8,000 करोड़ रुपए के बाल हमारे देश से बाहर जा रहे हैं अवैध रूप से। जांच में यह भी पता चला कि मिजोरम और म्यांमार के रास्ते सबसे ज्यादा बाल चीन को भेजे गए हैं, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद चीन बालों का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन में बालों की इतनी डिमांड क्यों है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बालों के आयात में यानी बालों के खरीदने के मामले में इंडोनेशिया की हिस्सेदारी 23.7% है, चीन की हिस्सेदारी 22.4% और चीन में नकली बालों और हेयर विग्स की मांग इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि वहां के लोग गंजेपन की समस्या से सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। चीन में लोग तेजी से गंजे हो रहे हैं, उनके बाल लगातार गिर रहे हैं और इसलिए चीन के लोग परेशान हैं। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर 6 में से 1 व्यक्ति को हेयर लॉस की समस्या है और इनमें भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। चीन में इस समय लगभग 16 करोड़ पुरुष और 9 करोड़ महिलाओं को हेयर लॉस की शिकायत है और यही वजह है कि चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। हम आपको अपनी उस मुहिम के बारे में बताएंगे जो हमने देश भर में क्वेश्चन पेपर लीक होने के खिलाफ आजकल शुरू की है। लेकिन उससे पहले हम आपको हरियाणा के नूह से आई आज की ये नई तस्वीर दिखाना चाहते हैं। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, ये नकल रुकी नहीं, अब नई तस्वीरें देखिए जिसमें आपको बोर्ड की परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में छात्र नकल करते हुए दिखाई देंगे। और सोचिए
ये जितने छात्र नकल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, कल जब ये छात्र आगे चलकर इंजीनियर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, पुलिसकर्मी बनने के लिए, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, वकील बनने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए परीक्षा देंगे और उनमें भी बेईमानी से अगर पास हो जाएंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा? क्योंकि जब ये डॉक्टर बनेंगे, जब ये इंजीनियर बनेंगे, जब ये पुलिस में जाएंगे तो आपका ही इनसे काम पड़ेगा और आपको हो सकता है इनसे दोबारा मिलने का मौका मिले, हो सकता है डॉक्टर बनकर यही लोग आपका इलाज भी करेंगे। तो आप सोचिए क्या हश्र होगा हमारे इस देश का। हमारे देश में दो तरह के छात्र हैं, जिनमें एक छात्र वो हैं जो ये सोचते हैं कि वो दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके परीक्षाओं में पास होंगे और इन परिश्रमी छात्रों की संख्या हमारे देश में ज्यादा है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो बेईमानी करके परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं और वो इसके लिए सरकारों से परीक्षाओं में नकल करने की सब्सिडी मांगते हैं और ये सब्सिडी इस देश की कुछ पार्टियों से उन्हें मिल भी जाती है। तो इसलिए आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, असल में हमारे देश में ये जो नकल करवाने की व्यवस्था है, ये नकल एक सब्सिडी की तरह हो गई है और देश के युवा और देश के छात्र बड़ी संख्या में अलग अलग सरकारों से इस नकल करने के अधिकार को एक सब्सिडी के तौर पर चाहते हैं। आज हम आपको 1990 के दशक की एक बड़ी दिलचस्प घटना के बारे में बताना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की है। उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और शिक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे और उस समय स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं में होने वाली नकल उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। हर परीक्षा में नकल होती थी, जिसे रोकने के लिए कल्याण सिंह की सरकार एक कानून लाई और इस कानून लाने का जो पूरा आइडिया था, यह शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का था। राजनाथ सिंह चाहते थे कि यह नकल किसी भी रूप में रुकनी चाहिए और उसके रोकने के लिए उसे वो एक सख्त कानून को लेकर आए और इस कानून के तहत नकल को उत्तर प्रदेश में गैर जमानती अपराध बना दिया गया और इस कानून में नकल करने वाले आरोपी छात्रों को परीक्षा केंद्र से ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसलिए जब यह कानून लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादातर छात्र फेल हो गए। इस कानून के लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 58% छात्र पास हुए, लेकिन कानून लागू होने के बाद वर्ष 1992 में सिर्फ 14.7% छात्र पास हो पाए। सोचिए, जैसे ही कानून सख्त किया सिर्फ 14% छात्र पास हुए। इसी तरह पहले 12वीं कक्षा के 80% बच्चे पास होते थे, लेकिन इस नकल के खिलाफ सख्त कानून लागू होने के बाद 1992 में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 30% बच्चे ही पास हो पाए,